गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जैसे कि हम पहले वाले में कर रहे थे। ठीक है, तो सारे बच्चे एकदम से आ जाएंगे। चलिए, कल देखिए किन्हीं कारणों से क्या हुआ, अपनी क्लास जो है किसी वजह से वो देयर वॉज अ पावर कट हियर। ठीक है, बिजली चली गई यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास कल बीच में छूट गई। हम लोग अंदर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और उसी बीच में लाइट चली गई। लाइट चले जाने की वजह से बोर्ड बेकार हो जाता है। कल जाके मुझे महसूस हुआ कि जो हमारा बोर्ड होता है, ठीक है, ये उस 18,000 के बोर्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये उससे कई गुना महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है, लेकिन वो जो वाइट बोर्ड होता है उस पर आप चाहे लाइट हो तो पढ़ाओ, चाहे लाइट नहीं हो तो पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ये ऐसा है कि लाइट चली गई ना फिर किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से मिल रही है तब तो आप उसमें खूब रंग बनाओ, दुनिया भर के रंग बनाओ, चाहे वीडियो चलाओ, चाहे ऑडियो चलाओ, चाहे पीपीटी खोलो, चाहे वर्ड खोलो, चाहे कुछ करो। लाइट गई नहीं और ये बेकार हुआ नहीं। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों के जो कल के क्वेश्चंस थे अंदर के वो जो रह गए थे पहले वो एकदम से समझा देता हूं जल्दी से, फिर उसके बाद आज हम ना नए डिटर्मिनर्स की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं। देखिए, कल जो क्वेश्चंस बच गए थे डिस्कस करने के लिए, मैं पहले वही डिस्कस कर लेता हूं। एक तो ये क्वेश्चन बच गया था 15, ये हो गए थे डिस्कस कल। ठीक है, ये डिस्कस हो गया था, ये वाला बच गया था, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। हेलो बच्चे, सारे बच्चों को हेलो। ब्लैक बोर्ड बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हमने लिखा दे ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम अदर एंगल। अब एंगल कैसा नाउन है? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ में आप क्या यूज करोगे? या तो द अदर। सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ आप या तो द अदर यूज करोगे या अनदर यूज करोगे। ठीक है, अब ये द अदर हम तब यूज करेंगे जब कोई डेफिनेट एंगल हो, पर्टिकुलर एंगल हो। अच्छा, एंगल अगर हम देखें, ठीक है, हालांकि यहां पे तो बात फिगरेटिव हो रही है, यहां पे लिटरल मीनिंग एंगल का नहीं समझना, लेकिन अगर हम वैसे भी बात करें तो हमें पता है कि 360 डिग्री इतने एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डेफिनेट एंगल नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही होगी। तो या तो आप इसे जनरल की बात हो रही है कि भाई उन्होंने किसी प्रॉब्लम को जिस तरीके से वो देख रहे थे, जैसे मान लो जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, मैथ्स का देख लीजिए या इंग्लिश का देख लीजिए, प्रेपोजिशन का देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रही है, कई बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता, फिर हम उसको एक दूसरी अप्रोच के साथ देखना शुरू करते हैं, तो फिर समझ में आता है या नहीं आता, फिर और एक और अप्रोच अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कहानी क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है ना, दैट इज नॉट डेफिनेट, वो कोई डेफिनेट एंगल नहीं है। अगर डेफिनेट नहीं है तो द अदर तो खैर आप लिख नहीं पाओगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर अदर को यूज करना चाहते हो तो इसको एंगल्स कर लो, दे ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम अदर एंगल्स। अगर अदर को सही करना चाहते हो, रखना चाहते हो तो यहां पर कहानी क्या है बच्चे, यहां पर स्टोरी ये है कि अगर आप अदर को सही मानना चाहते हो तो इसको एंगल्स कर लो, अगर एंगल को एंगल ही रहने देना चाहते हो तो फिर उसको अनदर कर लो। मतलब दो में से कोई भी सही कर लो, चाहे अदर को अनदर लिख दो तो सही हो जाएगा, चाहे एंगल को एंगल्स लिख दो तो सही हो जाएगा। अब देखिए, जब हमें पता है कि हम दोनों ही सही कर सकते हैं, नाउन को चेंज करके भी सही कर सकते हैं, डिटरमिनर को चेंज करके भी सही कर सकते हैं, तो जब मैं सर मैं आपके पेड बैच में हूं, यहाँ पे लाइव अटेंड करना। विच पेड बैच? कौन से पेड बैच में हूं? आदित्य, आदित्य बेटा कौन से? सबको ईद मुबारक भाई, सारे बच्चों को ईद मुबारक। ठीक है, हाँ चलिए, कौन से पेड बैच में अगर बता देना। तो अगर आप अदर को सही मानोगे तो इसको एंगल्स करना पड़ेगा, एंगल को सही मानोगे तो इसको अनदर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हम नाउन को भी चेंज कर सकते हैं, डिटरमिनर को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर आ गया, मतलब द बॉल इज इन आवर कोर्ट, कि अब बात हमारे ऊपर आ गई कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको अदर करें या अनदर करें। तो देखिए, सेंसिबल तो ये होता है कि आप नाउन के अकॉर्डिंग डिटरमिनर को नहीं, मतलब सॉरी, आप डिटरमिनर के अकॉर्डिंग नाउन को ना चेंज करें, नाउन के अकॉर्डिंग डिटरमिनर को चेंज करें, अगर आप कंफर्म हो कि आपका नाउन सही है। ठीक है, तो अगर एंगल को सही मान रहे हैं नाउन को, तो नाउन के अकॉर्डिंग डिटरमिनर चेंज कर लो, यहाँ पे अनदर लिख दो, क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन डिटरमिनर के लिए नहीं यूज किए जाते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनर को चेंज कर देंगे, नाउन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? परिवर्तन 2.0 बैच में हूं, परिवर्तन 2.0 में हो
तो देखिए परिवर्तन 2.0 में जो हमने एसएससी कोर्सेज में मैंने इंग्लिश पढ़ाने शुरू की, वो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे बेसिक्स है, बेसिक जैसे फ्रेज, क्लॉज, ठीक है, उनके टाइप्स और ये सब पढ़ रहे हैं। तो अगर टाइम अफोर्ड कर सकते हो बच्चे, ठीक है, अगर टाइम अफोर्ड कर सकते हो तो फिर मैं कहूँगा कि अपना जो रैंकर्स बैच है इसको कंटिन्यू रखो। ये तो एक अल्टीमेट बैच है। कोई भी बच्चा जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये जो बैच है रैंकर्स बैच, अगर वो इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है, इंग्लिश के अच्छे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको ये बैच ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आप 2.0 में पढ़ रहे हो बच्चे, तब भी मैं आपसे कहूंगा इस बैच को एज इट इज कंटिन्यू रखो, अगर अफोर्ड कर सकते हो इतना टाइम तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पे जाओ। 3 more questions अदर अनदर और द अदर के यूज पे बेस्ट। जल्दी से इनके भी आंसर बता दो फिर आगे बढ़े। चलो अब यहां पे देखो, इफ मोहन रिफ्यूजेस गेट अनदर पर्सन टू फिक्स द टैप। अब हमने कहा अगर मोहन मना कर दे तो किसी दूसरे को पकड़ लो, इस टैप को सही करवा लो। टैप का मतलब नल वगैरह होता है, ठीक है। तो हमने ये सेंटेंसेस जो है ना, इन मिस्टेक्स हैं ये सेंटेंसेस गलत हैं बच्चों। चलिए ये सेंटेंसेस गलत हैं और हमें इन सेंटेंसेस को सही करना है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, इफ मोहन रिफ्यूजेस गेट अनदर पर्सन टू फिक्स द टैप, ठीक है, कि अगर मोहन मना कर दे, रिफ्यूज का मतलब है मना कर दे, कि अगर भाई मोहन मना कर दे, ठीक है, तो फिर हाँ, तो आदित्य बेटा अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अपने एक चूज कर लो। परिवर्तन 2.0 में शुरू से पढ़ते रहो लास्ट तक, उसमें भी सारी चीजें बाद में आएंगी, ठीक है। अब ये आंसर बता दो बच्चों, अदर, बढ़िया। देखो हमने कहा कि अगर मोहन मना कर दे काम करने से, ठीक है, तो फिर किसी दूसरे को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ लो, उससे ये नल ठीक करवा लो, ठीक है, ये बात हो रही है यहां पर। चलो देखो एक चीज समझना, हम अनदर का यूज कब करते हैं बच्चे? अदर अनदर का यूज हम कब करते हैं? हमने क्या पढ़ा था? अदर अनदर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास पहले से कोई डेफिनिट नोन पर्सन या नाउन हो और उसके अलावा हमें किसी एडिशनल को, जो उसके अलावा है, ठीक है, या उससे डिफरेंट किसी दूसरे को रेफर करना हो, तब हम यूज करते हैं। ऐसे ही होता है ना, यही कॉन्सेप्ट यही था कि भाई अदर अनदर द अदर का यूज हम तब करते हैं जब पहले से कोई नाउन मेंशन्ड हो, पहले से कोई नाउन अंडरस्टूड हो और उसके अलावा किसी और को हमें रेफर करना हो, तो हम अदर अनदर द अदर यूज करते हैं। अब यहां पर हम कह रहे हैं मोहन रिफ्यूजेस, कि अगर मोहन मना कर दे तो किसी और से फिक्स करवा लो इसको, मतलब ये प्रॉब्लम किसी और से ठीक करवा लो। अब देखिए हम अदर अनदर का यूज तब करते हैं जब अगर मोहन ने भी इस काम को किया और कोई दूसरा भी इसको करे, तो हम अनदर कहेंगे। अब मोहन ने तो मना कर दिया, मोहन तो उस काम को नहीं कर रहा है ना, तो अगर मोहन नहीं कर रहा है तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। अब आप इसमें कुछ ऐड तो कर नहीं पाओगे, अब आप इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो। सब्स्टिट्यूट के लिए अदर अनदर यूज नहीं होते, इनके लिए यूज क्या करो, somebody else लिखो। इफ मोहन रिफ्यूजेस गेट someone else, गेट someone else। तो ये जो हमने अनदर पर्सन लिखा ना, ये गलत है, इसको आप लिखिए ऐसे, इफ मोहन रिफ्यूजेस गेट someone else to fix the tap। अब कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि भाई ये someone else कहां से आ गया, ठीक है, कि ये someone else का मतलब क्या है। तो मैं समझाता हूं someone else का मतलब क्या है। देखिए someone else का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। he helped me and dash person, ठीक है। he didn't help me but help another person। एक मिनट, ये यहाँ पे बनेगा नहीं, इसको हम उस बोर्ड पे चलते हैं बेटा। एक मिनट, इस पे आते हैं, इस बोर्ड पे ज़्यादा जगह होती है, यहाँ पे लिख के समझते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट
टेक टी, आई डोंट टेक टी, गेट मी अनदर थिंग। अब इस एग्जांपल से समझना, आप जल्दी समझ जाओगे। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं और ये पेपर में आ जाए तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने गड़बड़ कर ली, ठीक है। तो इसको समझना, मैंने जैसे लिखा आई डोंट टेक टी, गेट मी अनदर थिंग। मान लो मैं किन्हीं के यहाँ गया, मैं मान लो अपने मामा जी के यहाँ गया, कहीं भी गया मान लो, ठीक है। तो वहां पर जैसे आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में चाय जो होती है ना, वो बड़ा मतलब वेलकम चाय से ही होता है ज़्यादातर जगह हमें लगता है, ठीक है। चाय के बाद में फिर क्या, बात की बात है, शुरुआत चाय से ही होती है। तो मैंने कहा कि भाई मैं चाय नहीं पीता, हालांकि मैं पीता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, मुझे आप कुछ और दे दीजिए, मतलब शरबत बना दीजिए, कोल्ड ड्रिंक मंगा लीजिए, आई लव कोल्ड ड्रिंक टू, ठीक है। मुझे चाय भी जितनी पसंद है, कोल्ड ड्रिंक उतनी ही पसंद है, ठीक है। बट अभी ये कोरोना वोरोना के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक बंद कर रखी है। तो मैंने कहा डोंट टेक टी, कि मैं चाय नहीं पीता, गेट मी अनदर थिंग, मुझे कुछ और दे दीजिए आप, ठीक है। पानी ला के दे दीजिए, शरबत बना दीजिए, कोल्ड ड्रिंक मंगा लीजिए, जूस वगैरह कुछ हो तो देख लूंगा, बट चाय नहीं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने लिखा डोंट टेक टी, गेट मी अनदर थिंग। अब हो सकता है आपको ये अनदर सही लगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है? देखो मान लो कोई पर्सन है, उसने चाय पी और चाय के साथ में उसने कुछ और भी लिया, कुछ भी और, मान लो ए बी सी डी कोई भी चीज उसने ली, तो ये अनदर हो गया। अनदर का मतलब एडिशनल, कि पहले से कुछ था और उसके अलावा कुछ और भी हो गया, तो ये अनदर हो गया। अब मान लो कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं चाय तो पीता नहीं, मुझे इसका आप सब्स्टिट्यूट दे दो, और एंड नहीं, अनदर का मतलब होता है एंड, यहां पे हम और को रेफर कर रहे हैं, इसका सब्स्टिट्यूट रेफर कर रहे हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट को आप रेफर कर रहे हो तो आप अनदर नहीं यूज कर पाओगे, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा एल्स, ठीक है। तो बेसिक सा जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि जब आप किसी एक चीज के साथ में जिसके बारे में पहले से बात की जा चुकी हो, कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप यूज करोगे अनदर, अदर, द अदर, जरूरत के हिसाब से, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का सब्स्टिट्यूट मेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप एल्स यूज करोगे। तो ये जो हमने लिखा ना, आई डोंट टेक टी, गेट मी अनदर थिंग, तो ये गलत है, इसको आप लिखिए गेट मी समथिंग एल्स। तो सब्स्टिट्यूट्स के लिए एल्स का यूज क्या करें, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई डोंट टेक टी, गेट मी समथिंग एल्स। अच्छा, अदर थिंग कब लिख सकते हैं? जब मैंने चाय पी ली, अब मैंने कहा कि भाई चाय तो हो गई, अब कुछ और भी लाओ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अनदर थिंग, ठीक है। आई हैव टेकन द टी, मैंने चाय पी ली है, नाउ गेट मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और लाइए, ठीक है। तो जब ये बात समझ में आ जाए, एक दूसरा क्वेश्चन देखो, कमल was absent, so we get another person to do the work। अब मान लो कोई ऐसा काम है जो मोहन का, मतलब कमल का काम है, मतलब कमल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कमल को करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी दिन कमल हो गया एब्सेंट, कमल है नहीं उस दिन, तो कमल ने वो काम नहीं किया, तो अब हमें क्या करना है, कमल का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। सब्स्टिट्यूट मतलब जो पर्सन कमल की जगह पे काम कर दे, उसके साथ नहीं, एडिशनल नहीं है, उसकी जगह पे काम कर दे, तो सब्स्टिट्यूट के लिए एल्स लिखा करो। तो ये जो हमने अनदर लिखा ना बच्चे, इसमें गलत है, इसमें लिखो कमल वॉज एब्सेंट, सो वी गेट के गॉट, सो वी गॉट समबडी एल्स या समवन एल्स, सो वी गॉट समवन एल्स टू डू द वर्क, इसीलिए हमने काम किसी और से करवा लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अदर अनदर का यूज एडिशन के लिए किया जाता है, जब हमने पहले से किसी नाउन प्रोनाउन को मेंशन कर रखा और उसके अलावा किसी और को रेफर करना, तो अदर अनदर द अदर का यूज कीजिए। लेकिन अगर आप किसी का सब्स्टिट्यूट मेंशन कर रहे हैं, तो फिर वहां पे एल्स का यूज क्या करें, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ अपने क्वेश्चन में वापस चलें। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं बच्चों, इनमें देखो, जैसे हमने लिखा मोहन रिफ्यूजेस, कि अगर मोहन मना कर दे, मतलब अगर मोहन काम ना करे, मना कर दे, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। सब्स्टिट्यूट के लिए लिख दो समवन एल्स, गेट समवन एल्स टू फिक्स द प्रॉब्लम, तो किसी और से उस प्रॉब्लम को सही करवा लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। वी नीड टू बाय अनदर फर्नीचर फॉर आवर न्यू ऑफिस, अनदर फर्नीचर। मैं चाहता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ तो एक बार। वी नीड टू बाय अनदर फर्नीचर फॉर आवर न्यू ऑफिस। जल्दी से सारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना बच्चे, इसका सारे बच्चे एक बार आंसर अपने आप बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 का सारे बच्चे एक बार खुद आंसर बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट कुड बी द क्वेश्चन,
व्हाट कुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से। वी नीड टू बाय अनदर फर्नीचर फॉर आवर न्यू ऑफिस। अदर आएगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, सही सीख रहे हो तुम लोग। देखो तुम लोग गड़बड़ करते हो, ध्यान दिया करो। मैंने जब स्टार्ट किया था अदर अंदर आपको पढ़ाना, तो उस समय एक छोटी सी बात बताई थी, ठीक है? बात छोटी सी थी इसीलिए ध्यान नहीं रही, भूल गए, क्योंकि हमें तो मोटी बातें याद रहती हैं। हमने कहा था कि अदर, अनदर, द अदर, ये तीनों ही डिटर्मिनर्स उन नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं जो काउंटेबल हों। काउंटेबल, ठीक है? आप में से कितने बच्चे बात जानते हैं नहीं जानते वो एक अलग बात है, बट फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके बाद में अदर, अनदर या मतलब उसका क्या नाम, द अदर का यूज ना करें, ठीक है? और एक बात मैं आपको बार बार कल इंफेसाइज करके कह रहा था, लेकिन हमारे बच्चे जो होते हैं ना कई बार इन चीजों को मिस कर जाते हैं, पता नहीं ध्यान नहीं देते, ठीक है? देखो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में एन आर्टिकल कहीं पे नहीं यूज हो सकते, ठीक है, तो आप मान के चलो कि वहां पे आपका अनदर भी गलत हो जाना है, ठीक? अब जैसे हमने लिखा अ फर्नीचर, तो अगर अ फर्नीचर सही है तो फिर अनदर फर्नीचर भी सही है। लेकिन आप में से जो बच्चे थोड़ा बहुत सा इंग्लिश पहले पढ़े लिखे हैं, कुछ जानते वानते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ में एन आर्टिकल आ नहीं सकते, तो ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में अदर, अनदर, द अदर का यूज नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके साथ में अनदर मत लिखो, इसके साथ में एडिशनल का मीनिंग कन्वे करना है तो मोर लिख दो, मोर। इसके साथ में लिखिए बच्चे मोर, हिंदी वाला मोर नहीं, मोर मोरनी वाला, इंग्लिश वाला। वी नीड टू बाय मोर फर्नीचर फॉर आवर न्यू ऑफिस, ठीक है? अब ये अगर बात तुम्हें समझ में आ गई तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे लिए लिखता हूं, आंसर पूछ, मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, जल्दी से आंसर बताना। अदर अनदर लंबा खिंच गया थोड़ा सा, मैंने इतना सोचा नहीं था जितना खिंच गया। देखो, प्लीज गिव मी अनदर वाटर। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, प्लीज गिव मी अनदर वाटर, सही है गलत? जल्दी से बताइए, प्लीज गिव मी अनदर वाटर। जल्दी बता दो बेटा, प्लीज गिव मी अनदर वाटर, सही है गलत? प्लीज गिव मी अनदर वाटर, गलत हो गया ना? बढ़िया। अब क्यों गलत हो गया समझ में आ गया होगा। इसके गलत होने की वजह है, ठीक है, कौन सा इसमें गलत होने की क्या वजह है कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। मान लो कहीं पे वाटर बॉटल्स लिखी हुई हैं, किसी पर्सन ने हमें एक वाटर की बोतल दे दी, मतलब 200 ग्राम की, 200 मिलीलीटर की आती है ना, या आधा लीटर की आती है, मान लेते हैं 1 लीटर की बोतल उसने हमें दे दी, हम बहुत प्यासे थे, हमने पानी पी लिया, प्यास नहीं बुझी, तो हमने कहा भाई एक बोतल और भी दे दो, तो हम ये कह सकते हैं प्लीज गिव मी अनदर बॉटल, अनदर बॉटल, एक और बॉटल, मतलब एक तो मैंने पी ली बॉटल, एक और बॉटल दे दो, ठीक है? तो हम अनदर बॉटल लिख सकते हैं क्योंकि बॉटल काउंटेबल नाउन होती है, लेकिन वाटर अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में आप अनदर नहीं लिखोगे, इसके साथ में आप लिखोगे मोर। प्लीज गिव मी मोर वाटर, मतलब जितना वाटर हमें मिल चुका है, अगर हमें उससे ज्यादा और एडिशनल चाहिए तो फिर मोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? सभी डिटर्मिनर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर अलग अलग होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के शुरुआत में ही हमने वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है? नेक्स्ट देखो, शी हैड अ बैग इन वन हैंड एंड अ गन इन अदर हैंड। अब हम कह रहे हैं कि शी का मतलब कोई महिला है, ठीक है? हमने कहा उसके एक हाथ में बैग था, एक हाथ में गन थी, ठीक है? मतलब थोड़ा खूंखार वाला टाइप है ये। अब यहाँ पे एक बात समझना, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर हम दो नाउन्स की बात करें तो दो में से एक को छोड़कर जो दूसरा बचता है वो हमेशा डेफिनेट होता है, क्योंकि अगर हम एक को अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो अकेला बचेगा, फिर वो डेफिनेट हो जाएगा हमारे लिए, तो हम उसके लिए लिखेंगे हमेशा दादर। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया शी हैड अ बैग इन वन हैंड, कि उसके एक हैंड में बैग था, तो एक हैंड में अब कोई भी पर्सन रहेगा उसके दो ही हाथ होते हैं, तो अगर दो ही हाथ होते हैं और अगर एक हाथ में उसके
वो था क्या नाम, अगर उसके एक हाथ में बैग था तो उसके बाद में हाथ एक ही बचेगा, तो उसी जो एक बचेगा उसी हाथ में गन रही होगी, तो वो जिस हैंड में गन है वो हैंड तो हमारे लिए डेफिनेट है, अगर वो डेफिनेट है तो आप द अदर लिखिए। तो इसको ऐसे लिखो, शी हैड अ बैग इन वन हैंड एंड अ गन इन द अदर हैंड, मतलब उसके एक हाथ में बैग और एक हाथ में गन। ठीक है, चलिए ये हो गए क्वेश्चंस अदर की। चलो आ जाओ। हालांकि ये लेक्चर नंबर 10 आज से हमारा स्टार्ट होना है डिटरमिनर्स का, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पिछली क्लास। अच्छा हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सारी इधर की मतलब इधर उधर की बातें बंद करके ना ध्यान से सुन लेना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। क्या इन्फॉर्मेशन है? एक वीकली टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि हम ऐप पर करवाते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे एक वीकली टेस्ट होता है हर सैटरडे। अभी पिछले 2 सैटरडे नहीं हो पाया, एक बार वो परिवर्तन 2.0 के प्रोग्राम्स थे इसलिए नहीं हो पाया, पिछले सैटरडे मैं भूल गया, ठीक है, मैंने टेस्ट नहीं दिया तो इसलिए नहीं हो पाया, बट ऐसा खैर इस बार होगा। तो जो वीकली टेस्ट होता है बच्चे, 50 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट होता है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ये अवेलेबल होता है सैटरडे को। ठीक है, 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, सारे बच्चे इसको देना, फ्री होता है। इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड और आपके कॉमन एरर्स, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज और PQRS, मतलब सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है और ये अवेलेबल होगा एग्जामपुर ऐप पर। ठीक है, इसका डिस्कशन संडे को यूट्यूब पर होगा। टेस्ट मैं बता देता हूं, टेस्ट होगा सैटरडे को, कल आफ्टरनून में ये लाइव हो जाएगा ऐप पर, मतलब आज नहीं होगा कल होगा, कल सैटरडे को आफ्टरनून में ये टेस्ट लाइव हो जाएगा, संडे आफ्टरनून तक ये लाइव रहेगा ऐप पर। ठीक है, और संडे को ही इसका डिस्कशन होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर इसका डिस्कशन होगा संडे को। तो सारे बच्चे जो इंग्लिश को सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से, वो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। दिस टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप टुमारो बाय द नून, कल नून में मतलब 12-1 बजे तक ये ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा बेटा। इस बार ना हमने थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत और भी की कि कैसे एक्सेस करना है। देखो मैं समझा देता हूं, यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं आप इसको कैसे एक्सेस कर पाओगे। तो कोई और स्लाइड खुल गई, चलो असल में उल्टा हो गया, कोई नहीं। यहां देखो, सबसे पहले आप गए एग्जामपुर का ये होम पेज आ गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो आप एक ऑप्शन है टेस्ट सीरीज, ये ऑप्शन है ना मेन होम पेज पे एक ऑप्शन होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को क्लिक करोगे तो टेस्ट सीरीज को जब आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो उसमें ये मेनूज आ जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, माई टेस्ट, ऑल टेस्ट वगैरह वगैरह। तो लाइव टेस्ट में आप सर्च करोगे ना कल आफ्टरनून में, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, वीकली टेस्ट ऑफ इंग्लिश, वीकली टेस्ट बाय अंकुल सर। ठीक है, ये उसमें आपको मिल जाएगा लाइव टेस्ट में, बस वहां जाना है, उसको क्लिक करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको एग्री करना है, एग्री करने के बाद में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होम पेज पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज को क्लिक करेंगे, टेस्ट सीरीज में मेनू देखेंगे तो उसमें लाइव टेस्ट सीरीज आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें आपको ये टेस्ट कल आफ्टरनून में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, वहां से इसको आप दे सकते हो। टेस्ट कैसे देना है वो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो सारे बच्चे ही टेस्ट देते हैं। ठीक है, जिस तरीके का सेटअप होता है बिल्कुल उसी तरीके का इसका भी सेटअप है, आप बाद में उसको अपना एग्री करने के बाद में सबमिट कर सकते हो। कुल मिला के ये टेस्ट आपको कल आफ्टरनून में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो ऑप्शन होता है होम पेज पे, उसको क्लिक करना, उसमें ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, संडे आफ्टरनून तक आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, और संडे इवनिंग में इस टेस्ट का यूट्यूब पे डिस्कशन होगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये टेस्ट जो है वो कल अटेम्प्ट करना है आफ्टरनून में। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, आफ्टरनून में टेस्ट आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और इसको अपना अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद में संडे को फिर मिलते हैं इसी टाइम पर जिस टाइम में हमारी रैंकर्स बैच की क्लास होती है, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इसके एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे डिटरमिनर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने इस बैच में कौन कौन से डिटरमिनर्स डिस्कस कर लिए। इस बैच में अभी तक हमने सम और एनी, इनको डिस्कस किया, ईच और एवरी, इन डिटरमिनर्स के यूजर डिस्कस किए। ठीक है, माई और माइन जो पजेसिव्स होते हैं उनके यूजर डिस्कस किए, अदर, अनदर और द अदर। ठीक है, इन डिटरमिनर्स को डिस्कस किया। अब इसमें आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डिटरमिनर्स। नेक्स्ट डिटरमिनर्स जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्यू और लिटिल, वो है बच्चों फ्यू और लिटिल।
तो ये वो डिटर्मिनर्स हैं जिनके यूजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। सम और एनी डिस्कस हो गया, ईच और एवरी डिस्कस हो गया, माई और माइन जो पजेसिव्स हैं वो डिस्कस हो गए, अदर एंड अदर द अदर डिस्कस हो गए। अब हम आ जाते हैं फ्यू और लिटिल पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनर्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में, और ये जो हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं ये हैं फ्यू और लिटिल, ठीक है। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं पहले आपको समझा देता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपको इनके यूजेस अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेसिक बातें क्या है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये न्यूमरल्स हैं। ये जो डिटर्मिनर्स है ना बच्चों, ये डिटर्मिनर्स हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन डिटर्मिनर्स का यूज करना है काउंटेबल नाउन्स के साथ में। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं वो हम नाउन के सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जो है ये क्वांटिफायर्स हैं। इनका यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। इसी बात को, ठीक है, इसी बात को, हाँ इसी बात को बच्चों एक बार और ध्यान से समझना, इसी बात को एक बार और ध्यान से समझना। ये जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हैं, ये एक्चुअली आपके डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर हैं। डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर, ये नंबर को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स हैं, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये जो है ये अमाउंट को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लिखे जाते हैं। ये सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जो है ये डिटर्मिनर्स ऑफ अमाउंट हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू जो है ये डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर है, ठीक है। तो जो डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर हैं वो यूज किए जाते हैं उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल हैं। डिटर्मिनर्स ऑफ अमाउंट जो है वो उन नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं जो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में एक बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि ये तीनों डिटर्मिनर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ में, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होंगे। अब इसके आगे की कहानी भी देखो, सुन लेते हैं। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, ठीक है, हार्डली एनी। एक काम करते हैं, यहां पे हार्डली एनी नहीं लिखते, मैं हार्डली एनी कहीं और लिख देता हूं। यहां पे जो मैं आपसे चाहूंगा मीनिंग आप याद रखें वो लिखता हूं। इसका मतलब आप लिखेंगे ऑलमोस्ट नो, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, और वही मतलब होता है लिटिल का, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई पॉइंट मिस करो, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पे समझा देता हूं। देखो असल में होता क्या है, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब हार्डली एनी होता है, ठीक है। फ्यू और लिटिल, ठीक है, दोनों का मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी। आप में से ज्यादातर बच्चे ये बात जानते होंगे कि जो हार्डली वर्ड होता है, हार्डली, क्या यहां लिख के समझा देते हैं, आधे मिटा देंगे। देखो फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है हार्डली एनी, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ये बात जानते होंगे कि जो हार्डली हमारा होता है एडवर्ब, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो हार्डली एनी का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नॉट एनी, ठीक है। फ्यू और लिटिल का मतलब हार्डली एनी होता है, हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट होता है, तो हार्डली एनी का मतलब ऑलमोस्ट नॉट एनी हो गया। फिर हमने पढ़ा कि नॉट एनी का मतलब नो होता है, पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉट एनी का मतलब नो होता है। तो ऑलमोस्ट नॉट एनी का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट नो। तो कहने का मतलब हार्डली एनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। तो बजाय कि पूरी कहानी याद रखने के अपना शॉर्ट में ही ध्यान रख लो कि हार्डली एनी का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, ठीक है। अब जब आप ये समझ लोगे कि हार्डली एनी का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, ठीक है, तो ये बात समझ में आनी मुश्किल नहीं रहेगी कि भाई जो ऑलमोस्ट नो है ये तो मीनिंग नेगेटिव है। तो फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब नंबर नेग्लिजिबल हो, नेगेटिव वैल्यू कैरी करता हो, और लिटिल का भी यूज हम तभी करते हैं जब वो अमाउंट नेग्लिजिबल हो और वो नेगेटिव वैल्यू कैरी करता हो, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल को इसीलिए कहा जाता है कि इनका मीनिंग नेगेटिव होता है, क्योंकि इनका मतलब ऑलमोस्ट नो होता है जो नेग्लिजिबल अमाउंट्स को या नेग्लिजिबल नंबर को रेफर करता है, तो ये इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, आ फ्यू का मतलब देखिए क्या होता है, आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। आ लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच। मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है और मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है। तो इसका मतलब क्या, सम बट नॉट मैनी, इसका मतलब क्या, सम बट नॉट मच। अब देखो ये जो सम है ना, ये पॉजिटिव होता है। सम का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पार्ट को रेफर करना हो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कैरी करता है।
तो आ फ्यू का हम यूज तब करते हैं जब वो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्सटेंशियल हो, मतलब वो नेग्लिजिबल ना हो, सब्सटेंशियल हो और पॉजिटिव वैल्यू हो उसकी, ठीक है। उसी तरीके से आ लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब जिस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं वो अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, नेग्लिजिबल ना हो, ठीक है। फिर आते हैं द लिटिल। अच्छा, द लिटिल के बारे में आप जान ही गए कि जो द आर्टिकल होता है ना, ये हमेशा यूज ही तब किया जाता है जब कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई नंबर, कोई अमाउंट डेफिनिट हो। जैसे हम द अदर का यूज कर रहे थे, तो द अदर का यूज हम कब कर रहे थे, जब वहां पे डेफिनिट हो, नाउन प्रोनाउन जब डेफिनिट हो तो हम उसका यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, द फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब नंबर डेफिनिट हो, द लिटिल का यूज तब करते हैं जब वो अमाउंट डेफिनिट हो। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी बट ऑल दी अवेलेबल, नॉट मैनी बट ऑल दी अवेलेबल, ये मतलब होता है द फ्यू का। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दी अवेलेबल। ठीक है, तो द लिटिल और द फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक डेफिनिट अमाउंट को या डेफिनिट नंबर को टोटल हो रेफर करना हो, ठीक है। तो मेन बात यहां से आपको निकल के ये आई है सामने कि ऑलमोस्ट और सॉरी फ्यू और लिटिल दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्यू का मतलब भी ऑलमोस्ट नो होता है और लिटिल का मतलब भी ऑलमोस्ट नो होता है, ठीक है। ये लिखा जाता है उन नाउन्स के साथ में जो अनकाउंटेबल हो, ये लिखा जाता है उनके साथ में जो काउंटेबल हो, ठीक है। आ फ्यू और लिटिल का मतलब सम होता है, आ फ्यू का मतलब भी सम होता है, आ लिटिल का मतलब भी सम होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है दोनों की। डिफरेंस बस काउंटेबल अनकाउंटेबल का होता है कि नाउन काउंटेबल है तो आ फ्यू लिखेंगे, अनकाउंटेबल है तो आ लिटिल लिखेंगे, ठीक है। द फ्यू का मतलब होता है ऑल दी अवेलेबल, जितना है वो सब, मतलब जब कोई डेफिनेट अमाउंट होता है और हमें उसको टोटल में रेफर करना होता है तो हम द फ्यू का यूज और द लिटिल का यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है, द फ्यू का भी और द लिटिल का भी। डिफरेंस बस यही होता है कि अगर अमाउंट है, अनकाउंटेबल नाउन है तो द लिटिल लिखोगे, नंबर है, काउंटेबल नाउन है तो द फ्यू लिखोगे, ठीक है। कोई बच्चा पूछ रहा है इज देयर एनी डिफरेंस इन योर क्लासेस ऑन एग्जाम्पल एंड ASEC। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चंस पहली बात तो यहाँ पे पूछने वाले नहीं होते हैं, आपको यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए। जब मैं बात नहीं करता ASEC की यहाँ पे तो तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, बट चलो मैं तुमसे मान के चलता हूँ कि इतना तुम नहीं सोचोगे, और ठीक है, और इतनी तुम अपनी क्यूरियोसिटी को दबा के नहीं रख पाओगे। मैं बता देता हूँ कि मेरा अब वो प्लान ये है कि मैं कॉम्पिटिशन का जो सिलेबस है वो केवल एग्जाम्पल पर ही पढ़ाऊंगा इंग्लिश का, ठीक है। और मेरा जो अपना प्लेटफॉर्म ASEC है मैं उसको कंपटीशन के अलावा टीचर्स के लिए कर रहा हूँ, जो इंग्लिश के टीचर्स हैं जो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ाते हैं किसी कोचिंग स्कूल वगैरह में, मैं उनके लिए वो अपना प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो अगर आपको कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़नी है तो फिर एग्जाम्पल पर पढ़ते रहो, ठीक है, जो मेरे बैचेस वगैरह हैं उनमें। और मेरा जो अपना प्लेटफॉर्म है इंग्लिश का, उसको मैं टीचर्स ऑफ इंग्लिश के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम केवल टीचर्स ऑफ इंग्लिश को, एडवांस लर्नर्स ऑफ इंग्लिश को डील करेंगे, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं, चाहे SSC की तैयारी करने वाले हैं, चाहे NDA CDS की तैयारी करने वाले हैं, चाहे बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, मतलब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं उनको अब मैं केवल एग्जाम्पल के प्लेटफॉर्म पर डील करूंगा, ठीक है। बाकी जो एडवांस लर्नर्स हैं या जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पर डील करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बच्चा कोई भी दोबारा मेरे से बात नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये जो विवेक जायसवाल हैं एकदम लल्लू आदमी है, उनको हम क्या समझाएं, ठीक है। तुम अपनी एक बार आईडी हमें भेजना, विवेक जायसवाल, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा ना, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर एक बार अपनी आईडी भेजना, जो तुमने कोर्स परचेज किया ना, जहां से परचेज किया, जब पेमेंट की थी, जरा एक बार मुझे आईडी भेजना, ठीक है। तुम लल्लू लोग हो, तुम समझाना तुम्हें मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, बात कहाँ की कर रहा हूँ। दीज थिंग्स इरिटेट मी, ये चीजें मुझे इरिटेट करती हैं कि बच्चे कितने नासमझ हैं, उनको समझाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, वो कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं बात खेत की कर रहा हूँ, वो खलियान की करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो मैं बातें नहीं करना चाह रहा हूँ वो नहीं करवाओ, क्योंकि उसमें मेरा और तुम्हारा किसी का फायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट है, ठीक है। लेकिन आनंद मित्तल ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, भाई एनी के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन कब लिखते हैं सर। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको होल्ड पे करता हूँ, थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है। आइए, यहां तक हो गए क्लियर, ये हो गया बेसिक्स। अब देखो, मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूं, फिर उसके बाद में इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा लिखा, कमल हैज
अ फ्यू फ्रेंड्स। चलो जल्दी से बच्चे एक बार इन दोनों सेंटेंस में बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स, कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। विच ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड विच वन ऑफ दीज टू इज नॉट करेक्ट? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। जल्दी से बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे इधर ध्यान बना के रखो, बाकियों को लंगूर हैं उन्हें करने दो, वो नाटक करेंगे, उन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता, उन्हें ओवर एक्टिंग ही करनी है। मतलब जब तुम उन्हें पढ़ाओगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, और जब तुम पढ़ाओगे नहीं तो पढ़ाई की बातें करेंगे। बाकी बच्चे इनका आंसर बताएं जल्दी से। कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स एंड कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चंस में वैसे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत करेक्ट, दोनों ठीक। अब देखो जिन बच्चों को इनमें से कोई भी गलत लग रहा है उन्हीं के लिए क्वेश्चन लिखे गए हैं। असल में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इन दोनों में से कोई एक गलत लग रहा है तो उसी के लिए क्वेश्चन लिखे गए। देखिए सबसे पहले एक चीज, मतलब ये आदतें ना हमारे समाज ने हमें शुरू से डाल दी होती हैं कि हम डिफरेंट का मतलब गलत मानते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे लिए डिफरेंट होने का मतलब गलत होना होता है, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस बस इतना है, फ्यू और अ, इतना ही डिफरेंस है और तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब हमने पढ़ा कि फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कमल हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, ठीक है। तो सही है भाई, मान लो कमल अपना अकेले रहने वाला आदमी है, इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, मिलना जुलना उसे लोगों से ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये सिचुएशन सही है, कमल हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। फिर अगर हम लिख दें कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कमल हैज सम फ्रेंड्स, कि कमल के कुछ दोस्त हैं, मतलब वी आर रेफरिंग टू, वी आर एम्फिसाइजिंग फ्रेंड्स, कि हम फ्रेंड्स को एम्फिसाइज कर रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं उसके, ठीक है, नहीं ज्यादा हैं लेकिन हैं। अच्छा फ्यू का मतलब हम निगेट कर रहे हैं कि नहीं फ्रेंड उसके नहीं है, एक आधे हैं भी तो छोड़ो, वो भी बेकार के हैं, वो गिनती करने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, मीनिंग अलग अलग है। अब बच्चा हमारा क्या करता है, जो नया नया इंग्लिश सीखना शुरू करता है कंपटीशन के लिए, उसको क्या होता है, उसको मीनिंग डिफरेंट नजर आता है तो गलत मान लेता है। उसका क्या तरीका होता है, जो उसने मीनिंग मान लिया अपने दिमाग में वो सही है, उसके अलावा कोई दूसरा है तो वो गलत मान लेता है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले समझना है कि बीइंग डिफरेंट डजंट मीन बीइंग रॉन्ग, कि डिफरेंट होने का मतलब गलत होना नहीं होता। हम जिस तरीके के समाज में पलते बढ़ते हैं वहां पर ज्यादातर जनरली ऐसा होता है कि हमें यह सिखाया जाता है जो हमारे जैसा नहीं है वो गलत है, जो हमारे जैसा बोलता नहीं है, जो हमारे जैसा दिखता नहीं है, जो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनता, जो हमारे जैसा खाना नहीं खाता, जो हमारे तरीके से पूजा पाठ नहीं करता, जो हमारे तरीके से सोता उठता बैठता नहीं है, वो गलत है, धूर्त है, अधर्मी है, नीच है, ठीक है, मलेच्छ है, फलाना है, ठिकाना है। वो बातें ही हमारे दिमाग में बैठ गई होती हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम देखते हैं अरे जो हमने मीनिंग सोचा ये मीनिंग तो उससे डिफरेंट है, तो ये गलत हो गया। तो भैया ऐसा नहीं होता, दोनों सही हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, वो एक अलग बात है, पर दोनों सही हैं। बीइंग डिफरेंट डजंट मीन बीइंग रॉन्ग, ठीक है। डिफरेंट होने का मतलब, ठीक है, डिफरेंट होने का मतलब गलत होना नहीं होता है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, इनके मीनिंग अलग अलग हैं। अब बच्चा सोचेगा अबे मीनिंग अलग अलग है तो फिर हम सीखेंगे कैसे, ऐसे दोनों ही सही हैं। अभी किसी ने पूछा नहीं है, अभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मैं इंतजार कर रहा हूं किसी का, ठीक है, कि कोई ये पूछे जरूर, क्योंकि बच्चे होते हैं ना वो ये पूछते हैं। फिर जब उनसे कह दो कि ये भी सही ये भी सही, तो वो पूछेगा पेपर में आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही आएगा, उसका क्वेश्चन ये आएगा भाई अगर पेपर में आ गया तो हम क्या करेंगे। जब ये भी सही फ्यू और ये भी सही आप फ्यू, तो फिर हम सीखे क्यों, जब ये भी सही होता है वो भी सही होता है तो हम क्यों सीखें, जो लिखा होगा उसको सही मान लेंगे। तो मैं समझा रहा हूं बेटा ऐसा नहीं है, फ्यू आ फ्यू जो होते हैं ये दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है नेगेटिव पॉजिटिव का, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप कुछ भी यूज करो। बट प्रॉब्लम पता कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको कॉन्टेक्स्ट दे रखा होता है और आप उसके अकॉर्डिंग सही डिटर्मिनेंट नहीं यूज करते। मान लो आपको कॉन्टेक्स्ट दे रखा पॉजिटिव, आपने डिटर्मिनेंट लिख दिया नेगेटिव, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या आपको कॉन्टेक्स्ट दे रखा है नेगेटिव और आपने डिटर्मिनेंट लिख दिया पॉजिटिव वाला, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोनों को आपको समझाता हूं एग्जांपल से। देखिए मैं इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं। देखिए मान लो मैं इन सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ऐसे लिख दूं, कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, दो एक मिनट बेटा कलर चेंज करना पड़ेगा, दो ही इज न्यू इन दिस सिटी, ठीक है। और इसको लिख देता हूं बिकॉज ही इज न्यू इन दिस सिटी।
अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया, मतलब ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन को क्लियर किया। देखिए, अब मैंने आपको ये जो सेंटेंस हमने लिखे थे कि कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स, कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, ये दोनों थोड़ा सा आप सोचोगे सही थे। कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स का मतलब था कमल हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब था कि कमल हैज सम फ्रेंड्स, तो दोनों सही थे, मीनिंग अलग अलग थे। लेकिन अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को क्लियर किया, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आप शुरू से देखो, पूरा जो मतलब लेक्चर है या तो शुरू से देखो, और नहीं तो डिटरमिनर्स की पूरी सीरीज है ना, फर्स्ट लेक्चर से देखो। आज डिटरमिनर्स का 10th लेक्चर है, ठीक। तो अब हमने लिखा कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स दो ही इज न्यू इन दिस सिटी। अब दो का यूज हम कब करते हैं, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, जब सिचुएशन कॉन्ट्रास्टिंग हो, ऑपोजिट हो। अगर कोई पर्सन कहीं पर नया है किसी शहर में, अगर कोई पर्सन किसी शहर में नया है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग क्या होगा, दोस्त होना कि दोस्त नहीं होना। तो हमें पता है कि जब कोई पर्सन किसी जगह पे जाता है, नया नया शिफ्ट होता है, तो उसके स्टार्टिंग में उसके दोस्त वहां पे नहीं होते हैं। जो बहुत पहले से वहां पे रह रहे होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आपस में उनकी जान पहचान होती है। लेकिन अगर हम दो लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिचुएशन ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट सिचुएशन क्या होगी कि नया कोई पर्सन है फिर भी उसके दोस्त हो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट तभी बनेगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू फ्यू की होती नहीं, आप फ्यू की होती, तो आप फ्यू लिखो। तो इसका मतलब हो जाएगा कमल हैज फ्यू फ्रेंड्स, कि कमल हैज सम फ्रेंड्स, कि कमल के कुछ दोस्त हैं, दो ही इज न्यू इन दिस सिटी, हालांकि वो इस शहर में नया है। तो इसका मतलब हम ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी जगह पे नया होता है तो उसके दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई पर्सन नया है किसी जगह पर लेकिन फिर भी उसके दोस्त हैं। तो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हमने यहां पर अ फ्यू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा कमल हैज अ फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज न्यू इन दिस सिटी। अब बिकॉज क्या होता है, रीजन शो करता है। बिकॉज कैसा रीजन शो करता है, लॉजिकल रीजन, क्योंकि वो इस शहर में नया है। अगर कोई पर्सन किसी शहर में नया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसके दोस्त होंगे या नहीं होंगे, तो उसका रिजल्ट होगा कि उसके दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि जब पर्सन कोई नया कहीं पे शिफ्ट करता है तो उसके दोस्त तो शुरू में नहीं होते। तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका फ्यू गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए फ्यूज होता है, तो यहाँ पे फ्यू आ जाएगा। तो बात यह है कि जब तक कॉन्टेक्स्ट ना दिया गया हो तब तक फ्यू और फ्यू दोनों सही। अगर ये सेंटेंस केवल इतने लिखे हो जितने मैंने पिंक सर्कल में लिखे हैं तो फ्यू और फ्यू दोनों सही है। लेकिन जब आप वो कॉन्टेक्स्ट लिख दोगे, सिचुएशन क्लियर कर दोगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है, तब फिर वो उसके अकॉर्डिंग गलत होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन यहां पर ये लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पर ये लिखता हूं, ही हैज इन्फॉर्म्ड dash friends that he has here। अब ये ब्लैंक हमें फिल करना है, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू ऑप्शन है, he has informed dash friends that he has here। ऑप्शंस हैं फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू, जल्दी से ब्लैंक फिल करें, फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू, ये आपके ऑप्शंस हैं, ब्लैंक फिल करो जल्दी से। he has informed dash friends that he has here। बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा मेरा जो बैच है ना वो 2.0 जो परिवर्तन 2.0 के कोर्सेज हैं उनमें है, उनमें एसएससी के कोर्सेज में इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। परिवर्तन 2.0 की फीस जो है वो हमें लगता है 1500 रुपए, 1499 है, ठीक है। आपकी लिखावट समझ में नहीं आ रही, हद हो गई भाई। बेटा आपकी मैं सुंदर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बट ये थोड़ा सा असल में मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने का यूज टू हूँ, ये थोड़ा सा बोर्ड होता है ना, ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलो थोड़ी सी कोशिश करो, धीरे धीरे सुधर जाएगी। देखो द फ्यू हो तो तुम लोग सुधरोगे तो नहीं इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी तो तुम्हारा मतलब सुधार नहीं होगा। देखो बच्चों, अबे क्या हो गया, इसमें आएगा द फ्यू, जो बच्चे द फ्यू बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, बाकी कर रहे हैं गड़बड़। आ फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू आएगा। द फ्यू क्यों आएगा समझना, द फ्यू इसलिए आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स। जैसे हमने लिखा ही हैज इन्फॉर्म्ड फ्यू फ्रेंड्स, कि उसने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया। कौन से वाले फ्रेंड्स, दैट ही हैज हियर, जो उसके यहां पर हैं। अब मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, उसके कुछ दोस्त यहां हैं, कुछ दोस्त यहां हैं, कुछ दोस्त यहां हैं, कुछ दोस्त यहां हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ फ्रेंड्स को ने डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले दोस्त,
वो वाले जो उसके दोस्त यहाँ हैं। तो ये जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है ना बच्चे, ये डेफिनेट है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नंबर या अमाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट हो, ठीक है, तो आपको द फ्यू लिखना पड़ेगा। मान लो अगर आप किसी डेफिनेट नंबर ऑफ नाउंस की या डेफिनेट अमाउंट ऑफ नाउंस की बात करोगे तो द फ्यू, द लिटिल लिखना पड़ेगा। तो द का मतलब ही डेफिनेट होता है, द आर्टिकल का मतलब क्या होता है, द आर्टिकल का मतलब होता है डेफिनेट, ठीक है। तो अगर हम किसी डेफिनेट नंबर ऑफ नाउंस को या डेफिनेट अमाउंट ऑफ नाउंस को रेफर करेंगे तो आपको द फ्यू या द लिटिल लिखना पड़ेगा। द का मतलब होता है ये नंबर डेफिनेट हो गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये फ्रेंड्स डेफिनेट हैं, स्पेसिफिक हैं? वो देखो आगे लिखा ना, दैट ही हैज हियर, जो उसके यहाँ दोस्त हैं उन दोस्तों की बात हो रही है। तो हम उसके फ्रेंड्स इन जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो उसके यहाँ पर हैं। तो द फ्यू का मतलब क्या हो गया, ऑल द फ्रेंड्स। ही हैज इन्फॉर्म्ड ऑल द फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर, कि मतलब उसके जो भी यहाँ दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को उसने इन्फॉर्म कर दिया। तो जब हमें कभी स्पेसिफिक नंबर को डेफिनेट नंबर को रेफर करना होता है, ठीक है, तो आप द फ्यू का यूज कीजिए। अब देखिए एक चीज समझना, मान लो ये जो सिचुएशन है इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्सन के यहां पर कुछ फ्रेंड्स हैं 10 20 30 40 जितने भी हैं, उसने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया, सबको टोटल को इन्फॉर्म कर दिया। तो हमने लिख दिया ही हैज इन्फॉर्म्ड द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर। तो द फ्यू का मतलब हो गया स्पेसिफिक फ्रेंड्स इन टोटल नंबर, सारे फ्रेंड्स टोटल नंबर में, ठीक है। लेकिन अब मान लो अगर मुझे ये कहना हो कि उसके जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं उसने उन सबको इन्फॉर्म नहीं किया, उसने इन्फॉर्म किया उनमें से कुछ को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ को नहीं किया। अब ये बात मैं कैसे बताऊं, इसके लिए मैं क्या लिखूं? फिर से समझ लीजिए, मान लो किसी पर्सन के एक जगह पर 10-20 दोस्त हैं और हमें उन सारे दोस्तों को टोटल में रेफर करना है, तो हम द फ्यू लिख देंगे। द फ्यू का मतलब हो जाएगा ऑल। ही हैज इन्फॉर्म्ड ऑल द फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर, कि यहाँ पे उसके जितने भी दोस्त हैं उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन अब मैं कहता हूं कि छोड़ो, अब हमें ये कहना है कि उसके जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं उसने सबको नहीं, उनमें से कुछ को केवल इन्फॉर्म किया। अब मैं ये बात कैसे कहूंगा, ये बात मैं कैसे कहूं, जल्दी से बताओ। ट्रांसलेशन मत किया करो बच्चों, ट्रांसलेशन से मुश्किल होती है। हिंदी निकाल के चीजों को इंग्लिश को एक हिंदी से सीखना बंद कर दो, दूसरा रूल से सीखना बंद कर दो, तीसरा पीडीएफ से सीखना बंद कर दो, तो इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। आ फ्यू। चलो अच्छा, मतलब क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं? मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे बात करनी हो तो क्या मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही हैज इन्फॉर्म्ड अ फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर? क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, he has informed a few friends that he has here? कल क्वेश्चन नंबर 10 लाइट बंद हो गई, आज अभी देख लेता हूं बेटा, अभी देख लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, जब ऐसे लिखोगे तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आप समझना, ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब सम फ्रेंड्स, नॉट डेफिनेट। लेकिन दैट ही हैज हियर हमने लिख दिया तो फ्रेंड्स को डेफिनेट कर देगा। भाई अगर आप ये लिख रहे हो दैट ही हैज हियर, जो उसके दोस्त यहां पर हैं, तो ये तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है वो डेफिनेट है। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स डेफिनेट है तो आपने आ फ्यू गलत लिख दिया, क्योंकि आ फ्यू का यूज तो तब किया जाता है जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो, सम का मतलब इनडेफिनिट, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स तो डेफिनेट है क्योंकि इनके लिए हमने एक क्लॉज लिख रखी है जो मतलब डिफाइन कर रही है विच फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर द फ्यू लिख देंगे तो फिर मतलब हो जाएगा टोटल। अब कहानी क्या है कि अगर हम आ फ्यू फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो गलत, क्योंकि आ फ्यू फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये फ्रेंड्स जिनकी बात की जा रही है वो डेफिनेट है। दैट ही हैज हियर लिख रखा है ना, तो इससे ये फ्रेंड्स डेफिनेट हो गए। तो अब ये फ्रेंड्स डेफिनेट है, अगर ये डेफिनेट है तो आपको द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर द आर्टिकल लिख देंगे तो उसका मतलब टोटल हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल को रेफर नहीं करना, हमें रेफर करना टोटल में से कुछ को, ठीक है। तो पता है ये सेंटेंस हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस हमें बच्चे ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज इन्फॉर्म्ड अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, ऐसे। अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ समझना। अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स का मतलब देखो क्या हुआ, अ फ्यू का मतलब हो गया सम,
और द फ्रेंड्स का मतलब हो गया टोटल। फ्रेंड्स लिखना था, गलती से फ्रेंड रह गया, इसको फ्रेंड्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसके यहां पर दोस्त उनमें से कुछ। तो अगर मान लो कोई टोटल नंबर है या कोई टोटल अमाउंट है और हमें उसके पार्ट को रेफर करना है, तो पार्ट के लिए ऑफ प्रिपोजिशन का यूज किया करो, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने लिखा सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, तो जो देम है ना ये टोटल है, सम जो है ये पार्ट है। तो वहां पर जब हमें किसी टोटल के पार्ट को रेफर करना हो, टोटल को ना रेफर करना हो, टोटल के पार्ट को रेफर करना हो, तो आपको ऑफ प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज इन्फॉर्म्ड अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज इन्फॉर्म्ड द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर, तो इसका मतलब हो गया टोटल ऑल द फ्रेंड्स ही हैज हियर, जितने भी उसके यहां दोस्त हैं उसने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, अगर उसने उन सबको नहीं, उनमें से कुछ को ही इन्फॉर्म किया तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज इन्फॉर्म्ड अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स दैट ही हैज हियर। तो ये जो फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू का यूज मैंने आपको समझाया है ना, ये जो डिफरेंस इनका, यही डिफरेंस एज इट इज एप्लीकेबल हो जाता है लिटिल आ लिटिल द लिटिल पे, इसी तरीके से, ठीक है। हाँ, लिटिल आ लिटिल द लिटिल जो है उन पे यही डिफरेंस एज इट इज काम करता है जो हमने फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू को डिस्कस किया। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू समझ लिया तो लिटिल आ लिटिल द लिटिल अपने आप समझ लोगे, ठीक है। देखो मैं अब लास्ट बात आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। हमें मेन बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि फ्यू और लिटिल, अ फ्यू और लिटिल, ठीक है, और द फ्यू द लिटिल, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि भाई फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, हमें इनका यूज समझना है और इन पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब हमें समझ में आएंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं समझ में आएंगे तो तुक्का मार के चले जाएंगे, और तुक्के जनरली गलत हो जाते हैं, सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना कि फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, जब तक आपको एग्जैक्टली क्लियर ना हो जाए तब तक ये कंफ्यूज करते हैं, मतलब हमें कंफ्यूजन ही रहता है कि फ्यू लिखना आ फ्यू लिखना, मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप फ्यू आ फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल जब तक एकदम से क्लियर ना हो जाए तब तक क्या कीजिए कि इनके सब्स्टिट्यूट्स को टैली करके देख लिया करो। मान लो कहीं पे आपको फ्यू आ फ्यू द फ्यू यूज करना है, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या लिखें, फ्यू लिखें, आ फ्यू लिखें, द फ्यू लिखें, तो मैं आपको जिनके मीनिंग्स बता रहा हूं ना, आप उन मीनिंग्स को वहां पे टैली करके देख लिया करो कि उनके मीनिंग, कौन सा मीनिंग वहां पे यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर लेना। जैसे कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में आपको लगे कि ऑलमोस्ट नो लिखने की जरूरत है, तो वहां पे या तो फ्यू आएगा या लिटिल आएगा। नाउन काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में सम लिखने की जरूरत है, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको अ फ्यू या अ लिटिल लिखने पड़ेंगे। नाउन अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल आएगा, काउंटेबल है तो अ फ्यू आएगा। अगर आपको लगता है किसी सेंटेंस में ऑल द लिखने की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे द फ्यू या द लिटिल आएगा। नाउन अनकाउंटेबल है तो द लिटिल आएगा, काउंटेबल है तो द फ्यू आएगा। तो कुल मिला के बात है कि जब तक फ्यू आ फ्यू और द फ्यू और लिटिल आ लिटिल द लिटिल एकदम से क्लियर ना हो जाए तब तक आप इन मीनिंग्स का यूज किया करो, उनको यूज करने के लिए ये मीनिंग्स टैली करके देख लिया करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि सेंटेंस में नो आएगा तो इसका मतलब फ्यू या लिटिल यूज करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि सम आएगा तो अ फ्यू या अ लिटिल यूज करने पड़ेंगे। अगर लगता है कि ऑल आएगा तो द फ्यू या द लिटिल यूज करने पड़ेंगे। होता क्या है कि फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल ये थोड़ा सा कंफ्यूज लोगों को कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नो सम ऑल का यूज करने में भी कोई कंफ्यूज हो जाता होगा। मान लो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा जो ये ना जान पाए कि किस सेंटेंस में नो आएगा, किस सेंटेंस में ऑल आएगा, किस सेंटेंस में सम आएगा। ये तो सभी जान ही जाते हैं कि कहां नो आएगा, कहां ऑल आएगा, कहां सम आएगा, तो बस इन्हीं का यूज कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, हाँ, बस काउंट, हाँ, नाउन का डिफरेंस है, बस नाउन का डिफरेंस है भाई। फ्यू आ फ्यू द फ्यू का यूज उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल है, ठीक है। लिटिल आ लिटिल द लिटिल का यूज उन नाउन्स के साथ में जो अनकाउंटेबल है। बस आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, बहुत हो गए थियरी, ठीक है। तो फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल हो गए डिस्कस। आ जाओ क्वेश्चंस, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम लोगों को 3। चलो, फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल, ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से ब्लैंक्स फिल करें सारे बच्चे। फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल
ये आपके ऑप्शंस हैं और जो बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं 3, इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स फिल करो। देखो किस ब्लैंक में कौन सा डिटर्मिनर यूज करोगे। कमेंट फास्ट, कमेंट थोड़ा तेज करो। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ऑल दोज हु आर लाइव हैव टू कमेंट द आंसर। सारे बच्चों को आंसर कमेंट करके बताना है जितने भी इस समय लाइव है। बड़ी गर्मी है। चलो देखो यहां पे समझना, हमने लिखा देयर आर डैश मिस्टेक्स इन इट। ठीक है, अब मिस्टेक नाउन जो है ये काउंटेबल है, प्लूरल फॉर्म में लिखे गए नाउन हमेशा काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना। तो ये काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब फ्यू या फ्यू या द फ्यू आएगा। अच्छा, द फ्यू लिख नहीं सकते क्योंकि ये कोई डेफिनेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक्स को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये मिस्टेक्स की जनरल में बात हो रही है। तो या तो आप फ्यू लिखोगे या फिर आ फ्यू लिखोगे। अब होता क्या है, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, इतना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो आप इसमें फ्यू या आ फ्यू कुछ भी लिख सकते हो। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन इट और देयर आर आ फ्यू मिस्टेक्स इन इट, कुछ भी लिख दो। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स लिखोगे तो मतलब हो जाएगा देयर आर ऑलमोस्ट नो मिस्टेक्स, कि भाई इसमें मिस्टेक्स नहीं है। और आ फ्यू लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा देयर आर सम मिस्टेक्स, कि कुछ मिस्टेक्स हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, इतना, तो आप इसमें फ्यू आ फ्यू कुछ भी लिख लो। द फ्यू तो नहीं लिख पाओगे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन आप इसमें फ्यू आ फ्यू कुछ भी लिख दो, सही हो जाएगा। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन इट तो सही, आ फ्यू तो सही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कॉन्टेक्स्ट दिया गया, क्या दिया गया, करेक्ट देम फर्स्ट, पहले उन्हें सही करो। तो अब अगर मिस्टेक्स को सही करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब देयर मस्ट बी मिस्टेक्स, तब तो मिस्टेक्स होंगी। भाई सही आप कब करोगे, जब मिस्टेक्स होंगी या नहीं होंगी। ऑब्वियस बात है, आप सही तभी करोगे मिस्टेक्स को जब मिस्टेक्स होंगी। तो मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब मिस्टेक्स होंगी तभी उन्हें करेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मीनिंग हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो आप, ये आंसर है। तो बस ये हमें छोटे छोटे से बातें हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ये ध्यान रखने हैं। अगर वो नहीं लिखा होता करेक्ट दम फर्स्ट तो आप चाहे फ्यू लिखो चाहे आ फ्यू लिखो, दोनों सही। लेकिन वहां पे लिखा हुआ करेक्ट दम फर्स्ट, तो करेक्ट दम फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि मिस्टेक्स हैं। भाई मिस्टेक्स हैं तभी आप उन्हें करेक्ट करोगे। तो अगर मिस्टेक्स हैं मीनिंग पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मीनिंग हो गया तो आप वहां पे लिख दीजिए आ फ्यू। नेक्स्ट देखो, डैश वाटर ही हैड इन द बॉटल वाज नॉट एनफ फॉर अस। अब हम कहते हैं कि जो उसके पास बॉटल में पानी था ना वो हमारे लिए काफी नहीं था। मान लो 5 लोग प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए, ठीक है, और एक पर्सन के पास में 1 लीटर की बोतल है। अब 1 लीटर की बोतल में 5 लोग तो प्यासे जो है उनकी प्यास नहीं बुझ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वाटर है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट वाटर है। द अमाउंट ऑफ वाटर इज डेफिनेट। विच वाटर, दैट ही हैड इन द बॉटल, जो उसके बोतल में पानी था वो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर डेफिनेट है तो द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल, तो इसमें आंसर हो जाएगा द लिटिल। The little water he had in the bottle was not enough for us. Next में आ जाओ, हमने लिखा it is so hard a question, ठीक है, कि इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये, that dash students could solve it. अब देखिए अगर हम केवल इतना लिखें, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, dash students could solve it, तो आप a few भी लिख सकते हो और few भी लिख सकते हो, ठीक है। few का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नो, कि ज्यादा स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाए। आप फ्यू लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सम, कि सम स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज सो हार्ड अ सम, कितना मुश्किल क्वेश्चन है। तो अब मुश्किल क्वेश्चन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मुश्किल क्वेश्चन तब होता है ना जब ज्यादा लोग उसको सॉल्व ना कर पाए। अगर मान लो लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो मुश्किल का आएगा, और अगर लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तभी तो इसका मतलब मुश्किल होगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम ये कह रहे हैं कि हार्ड सम है, मुश्किल क्वेश्चन है, तो अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो इसका रिजल्ट ये है कि लोगों ने उसको सॉल्व नहीं कर पाया होगा, तभी उसको मुश्किल कहा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे मीनिंग नेगेटिव चाहिए, मीनिंग नेगेटिव चाहिए तो फ्यू लिख दीजिए। स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है ना तो यहाँ पे फ्यू आ जाएगा। इट इज सो हार्ड अ सम दैट फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, कि इतना मुश्किल सम था कि ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, मतलब ज्यादा स्टूडेंट उसको नहीं कर पाए।
अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऑलमोस्ट नो का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट नो का मतलब ये हुआ कि मान लो इतने सारे स्टूडेंट्स को वो सॉल्व करने के लिए दिया गया, इतने सारों को, बहुत सारे हैं, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व करने को दिया गया और एक दो ने कर भी लिया, तो वो एक दो की वैल्यू नेगेटिव ही मानी जाएगी, एक दो तो नेग्लिजिबल ही हो जाएंगे, नेग्लिजिबल, तो इसमें आ जाएगा आपका ये, ठीक है। इट इज सो हार्ड अ सम दैट फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, ठीक है। चलिए बाकी एक काम करते हैं, ये जो फ्यू आ फ्यू द फ्यू के आपके यूसेस हैं, इनको फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अभी तो टाइम हो गया, मेरी भी परिवर्तन 2.0 में एसएससी कोर्सेज में मेरी क्लास होती है 7:15 बजे से, ठीक है। तो अब मैं उस क्लास के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है। और तुम लोग अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ जितना अभी तक हो उसके मुकाबले, ठीक है। और ये जो फ्यू आ फ्यू द फ्यू के हमने कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट किया है, इसी को नेक्स्ट क्लास जो हमारी रैंकर्स बैच की होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें मैं फिर से याद दिला देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक कि कल टेस्ट सबको देना है आफ्टरनून में, इंग्लिश का टेस्ट ऐप पर लाइव हो जाएगा आफ्टरनून में, सबको देना है। संडे को उसका डिस्कशन होगा यूट्यूब पे, उसको अटेंड करना है। और तीसरा, कल हम रैंकर्स बैच में डाउट क्लास रखेंगे, डाउट डिस्कशन क्लास, तो उसके लिए अपना रेडी रहना, डाउट सोर्स अपने तैयार कर लेना। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए सभी बच्चों को बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।